हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, आज का ये वीडियो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे बेस्ड है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्त, और ये वन शॉट रिवीजन में काम आएगा। आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके दोस्त, आइए दोस्त चलिए। अच्छा, एक बात सबसे पहले आपको समझना होगा, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में अंतर है दोस्त। समझ में आ रहा है? अगर कोई पार्टनर लोग मिलकर आपस में पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपस में एग्रीमेंट होगा। अगर उस एग्रीमेंट में कभी चेंज करने की आवश्यकता आ जाए, जैसे मान लीजिए उन लोग के बीच में जो रेशियो है पीएसआर चेंज हो गया, चेंज इन पीएसआर, तब भी एग्रीमेंट चेंज होगा। मान लेते हैं कोई नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, तब भी एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड चेंज होगा। मान लेते हैं कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुआ, तब भी क्या होगा दोस्त? पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट चेंज होगा। क्लियर है? तो ये सारे मुद्दे पे जब पार्टनरशिप डीड चेंज होता है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो इस केस को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ये फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है दोस्त, ये उस एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन हो रहा है और एक नया एग्रीमेंट बन रहा है। समझ में आया? जैसे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। फर्म चलेगा, फर्म बंद नहीं हो रहा है। क्लियर है? अब मुद्दा यह है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यही आज का मेन मुद्दा है। देखिए दोस्त, इट मींस दैट फर्म क्लोजेस डाउन, फर्म बंद हो गया, इट्स बिजनेस कम्स टू एंड, दोस्त फर्म ही बंद हो गया। इट रेफर्स टू द क्लोजर ऑफ द फर्म, फर्म का क्या हुआ? क्लोजर हुआ, एंड बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एंड, बिजनेस बंद हो गया। इस केस को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझ में आया? अगर एग्रीमेंट चेंज होके नया एग्रीमेंट बनता है तो इस केस को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अगर फर्म ही बंद हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया, तो इस केस को बोलेंगे दोस्त डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आइए दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा ये दोनों में अंतर भी है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको जितना था सब बता दिए, लेकिन फिर भी जरा देख लीजिए दोस्त, ये दोनों में क्या अंतर है। जरा एक नजर आप देख लीजिए इसको। देखिए दोस्त, अगर हम आपको मीनिंग बताएं तो इट मींस द बिजनेस रिलेशन अमंग्स द पार्टनर, द फर्म कंटिन्यू इज बिजनेस। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कंटिन्यू करता है और ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करता है, मतलब ये क्लोजर ऑफ द फर्म है। क्लियर है? बिजनेस कंटिन्यूएशन, इसमें फर्म बंद, बिजनेस बंद नहीं होता है, इसमें बिजनेस बंद हो जाता है। क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट में, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होता है और इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है दोस्त? क्लोज हो जाता है। जो अभी हम बताएंगे कि कौन कौन सा अकाउंट ओपन होता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो गया, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है दोस्त? एसेट ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड किया जाता है, लाइबिलिटी भी रीअसेस किया जाता है, एंड द गेन एंड लॉस या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हुआ, इसको अमंग्स द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एसेट ऑफ द फर्म को रियलाइज किया जाता है, सारा एसेट बेचा जाता है, लाइबिलिटी को पेमेंट होता है। समझ में आया? और अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसको पार्टनर्स को दे दिया जाता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आइए दोस्त, इफेक्ट क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में और मे नॉट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो गया। समझ में आया? जब फर्म में बंद हो गया तब सब कुछ बंद हो गया। ठीक है दोस्त, कोर्ट का इंटरवेंशन, इट इज ऑलवेज वॉलेंटरी, इट कैन बी ईदर वॉलेंटरी और बाय द पार्टनर कंपल्सरी और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। समझ में आया दोस्त? आइए चलिए देखिए, अब देखिए, अगर कोई फर्म बंद हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, तो दो मोड हो सकता है। पहले मोड को बोलते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा, एंड दूसरे को बोलते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। क्लियर है? आगे चलती है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ये कुछ थियरी का पार्ट है, जरा देख लेते हैं एक नजर, जरा काम आएगा दोस्त। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट का मतलब होता है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है तो कैसे कैसे बंद हो सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। जरा देखिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि पार्टनरशिप फॉर्म अब बंद करना है तो बंद हो सकता है। अ फॉर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री फॉर इट डिसोल्यूशन, बात खत्म। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अ फॉर्म में बी कंपल्सरी डिसॉल्व, कब कब दोस्त?
व्हेन ऑल द पार्टनर या ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन, सारा पार्टनर दिवालिया हो गया या सारा पार्टनर में से एक पार्टनर को छोड़ के सारा दिवालिया हो गया, तो इस केस में भी कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है एंड द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, या जो आप बिजनेस कर रहे हैं ये कानून के नजर में अनलॉफुल हो गया, तब भी आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन माना जाएगा। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ घटना हो गया, देखिए दोस्तों, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म, जिसके लिए आप फर्म बनाए हैं उसका टर्म एक्सपायर कर गया, काम हो गया, पूरा हो गया, तो फॉर्म बंद हो जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फॉर्म वाज फॉर्म, जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाए थे अगर ये कंप्लीट हो गया तो बंद हो जाएगा। ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, समझ में आया। बाय द नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल मतलब पार्टनरशिप इच्छा से बना हुआ है, समझ में आया दोस्त। द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी ऑफ द पार्टनर गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, अगर इच्छा से बना है तो आप लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग द नोटिस, एंड नोटिस देकर डिसॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया दोस्त। आइए चलिए आगे देखिए दोस्त। बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये था विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यहां है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यहां देखिए, कोर्ट में पास द ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कोर्ट भी ऑर्डर पास कर सकता है कि नहीं आप अपने फर्म को क्या कीजिए दोस्त, बंद कर दीजिए। किस किस केस में जरा देखिए, पार्टनर बिकम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया। अ पार्टनर इज परमानेंटली इनकैपेसिटेड, अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रीचेज इट्स सम पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है आप ब्रीच कर दिए हैं, या कोर्ट फाइंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज जस्टिफाइड, अगर कोर्ट को लगता है कि ये जस्टिफाइड है डिसोल्यूशन तो कर सकता है, समझ में आया दोस्त। आइए चलिए देखिए, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे हो गया दोस्त, दो सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49। सेक्शन 48 बोलता है कि जब कोई फर्म बंद हो रहा है तो अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, समझ में आया तो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे सेटल्ड होगा, इसके लिए ये बताता है कैसे बेचेंगे तो किसको क्या पेमेंट करेंगे, ये 48 सेक्शन बताता है हम लोग को, समझ में आया। देखिए सेक्शन 48 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 48 of the Indian Partnership Act 1932 deals with the settlement of the account at the time of dissolution of the firm, कैसे कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म कैसे होगा यही बताता है, ये कौन बताता है, सेक्शन 48। क्लियर है दोस्त, आगे देखिए अब क्या बोलता है, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट ऑफ द फर्म, जो एसेट बेचकर अमाउंट रियलाइज हुआ, जो एसेट बेचकर अमाउंट रियलाइज हुआ, including the amount contributed by the partner to make the deficiency of the capital is applied for the following order, अगर पैसा फर्म के पास आ गया एसेट बेच के तो कैसे कैसे यूटिलाइज किया जाएगा इसी के बारे में बता रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, आउटसाइडर लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे। इसके बाद कुछ बचता है तो सबसे पहले अगर कोई पार्टनर लोन दे रखा है तो उसको पेमेंट करेंगे। चार मुद्दा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी, इसके बाद कोई पार्टनर लोन दे दिया है उसको पेमेंट करेंगे, और इसके बाद कुछ बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल को रिटर्न करेंगे, और इसके बाद भी कुछ बचता है तो इसको डिवाइड कर देंगे पीएसआर में पार्टनर के बीच में। क्लियर है, ये सेक्शन 48 बोलता है। क्लियर है दोस्त, आगे चलिए देखिए। अब एक सेक्शन 49 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट कहलाता क्या है, समझ में आया। जैसे फर्म का लाइबिलिटी एंड पार्टनर लोग का प्राइवेट लाइबिलिटी क्या कहलाता है, समझ में आया। इसमें समझना क्या है, जरा देख लीजिए। फर्म का लाइबिलिटी मतलब डेट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर, जिसको फर्म को देना है, इसको बोलते हैं फर्म का लाइबिलिटी। एंड प्राइवेट डेट का मतलब वेयर द डेट विच द पार्टनर्स ओज द पर्सनल कैपेसिटी, अगर कोई पार्टनर पर्सनल कैपेसिटी में कोई डेट ले रखा है इसको बोलते हैं प्राइवेट डेट ऑफ द पार्टनर, समझ में आया। अब जरा देखिए, फॉलोइंग प्रोविजन आर अप्लाइड इन द केस ऑफ फर्म्स डेट एंड पार्टनर्स का प्राइवेट डेट। देखिए दोस्तों, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट ऑफ द फर्म, अगर फर्म का एसेट बेच के अमाउंट रियलाइज हुआ तो सबसे पहले फर्म का लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे, तब जाके पार्टनर लेके अपना लाइबिलिटी पेमेंट करेगा, समझ में आया। यूज्ड पे ऑफ द फर्म्स डेट एंड एनी सरप्लस देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, वो अपना क्या करेगा क्या नहीं करेगा अपना देख लेगा। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट एसेट, अब देखिए अगर कोई प्राइवेट
जो उसका पार्टनर लोग का प्राइवेट, देखिए क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ प्राइवेट एस्टेट। अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर कोई पैसा आता है तो सबसे पहले यूज टू फर्स्ट टू पे द प्राइवेट डेट। अगर उनका कोई प्राइवेट लाइबिलिटी है तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, पेमेंट करेंगे, और इसके बाद कुछ सरप्लस बचता है तो किसको पेमेंट करेंगे, फॉर्म्स के लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? आइए सेक्शन 48 भी हो गया, 49 भी हो गया। आइए दोस्त, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो पढ़ते आ रहे थोड़ा थोड़ा थियरी था, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जरा इंटर करते हैं और देखते हैं क्या 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 अकाउंट्स बनता है। देखिए दोस्त, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर कोई फर्म बंद हो रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब होता है तो कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं दोस्त रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स का लोन अकाउंट, इसके बाद बनाते हैं दोस्त पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट। बस ये 4 अकाउंट बनेगा, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होके क्लोज हो जाएगा, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट या उसका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। समझ में आए? रियलाइजेशन अकाउंट का क्या काम है? रियलाइजेशन अकाउंट का काम है कि जितना भी एसेट है उसको रियलाइज होगा उस अकाउंट के थ्रू, और जितना लाइबिलिटी है उसका पेमेंट होगा उस रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, एंड जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है उस रियलाइजेशन में इसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द गिवन पीएसआर। इसके लिए जो अकाउंट बनाते हैं इसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं दोस्त। पार्टनर्स का लोन भी एक लाइबिलिटी है फर्म के लिए, लेकिन इसको रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पेमेंट नहीं करते हैं, इसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स के लोन का। मतलब अगर कोई पार्टनर्स लोन दे रखा है फर्म को तो उसके लिए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एक सेपरेट अकाउंट बनता है। क्या बनता है दोस्त? एक सेपरेट अकाउंट बनता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के केस में पार्टनर्स का लोन अकाउंट। क्लियर है? तो पहला हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा हो गया पार्टनर्स का लोन अकाउंट, एंड तीसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये तो कैपिटल का हिसाब किताब रखने के लिए बनाएंगे, एंड चौथा किससे पेमेंट करिए, कैश और बैंक से, तो इसके लिए बनाते हैं जो कैश और बैंक। क्लियर है? 4 अकाउंट बनता है, ध्यान रखिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स की केस, पार्टनरशिप फर्म के केस में 4 अकाउंट बनता है। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, चौथा क्या बनेगा दोस्त, कैश और बैंक अकाउंट। समझ में आया? चलिए आइए देखिए आगे चलते हैं। अब जब आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा, तो आप सवाल को सॉल्व किए ही होंगे, आप जब सवाल सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारा मुद्दा ऐसे मिलेगा जो समझ में ना आएगा कि कैसे करें, इसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें। तो हम उसके लिए आपको एक बढ़िया सा समरी टाइप का यहां लिखे हुए हैं, यहां बताए हैं, और हम आपको उसको बताते हैं, और देखिएगा कितना मजा आएगा। जितना सारा क्वेश्चन आप किए होंगे या करिएगा उसमें सारा का सारा सवाल में ये सब काम आने वाला है। समझ में आए? एक एक करके हम आपको बताते हैं, बहुत मजा आएगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ ध्यान देने वाली बातें, कुछ ध्यान देने वाली बातें, ये मेरा ड्राइंग देख रहे हैं, कुछ ध्यान देने वाली बातें। अब जरा सुनिए ध्यान देने वाली बातें है क्या। देखिए दोस्तों, in realization account we debit all asset appearing in the balance sheet at their book value except cash और बैंक अकाउंट। अब जरा ध्यान से सुनते रहिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो जितना भी संपत्ति है उस संपत्ति को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब अगर रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को ट्रांसफर कीजिएगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। समझ में आया? इसी को बोलता है रियलाइजेशन अकाउंट में जितना एसेट है उसको क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। समझ में आ रहा है दोस्त? एट देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक के लिए तो सेपरेट अकाउंट बना ही रहे, इसको ट्रांसफर नहीं करना। और एक बात और हम आपको बता दें, उसी एसेट को ट्रांसफर करना है जिस एसेट को बेचना है। समझ में आया? जिसको बेच के पैसा लेना है उसी एसेट को इस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? कैश और बैंक को बेच थोड़ी ना सकते हैं, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बना रहे। क्लियर है? अब देखिए, in realization account we credit all the liability appearing in the balance sheet at their book value including bank overdraft। यहां क्या ट्रांसफर करेंगे दोस्त? लाइबिलिटी। समझ में आया? ये भी जाएगा बुक वैल्यू पे और ये भी जाएगा बुक वैल्यू पे। क्लियर है? एसेट को डेबिट साइड में लिख देंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। मतलब बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट में जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी था कहां चला आया? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर है? आगे देखिए, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर इससे कुछ रियलाइज वैल्यू दे रखा है तो यहां रियलाइज कर लेंगे। समझ में आया? क्लियर है?
लेकिन अगर इसका रियलाइज वैल्यू नहीं दिया है तो ऑलवेज मानेंगे जीरो, मतलब उस एसेट से कुछ रियलाइज हुआ ही नहीं हुआ। क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं दोस्त? अगर एसेट का रियलाइज वैल्यू दिया है तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर एसेट का रियलाइज वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में तो उस केस में रियलाइज वैल्यू जीरो मानेंगे। कितना? जीरो मानेंगे। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चौथा देखिए, इफ द पेमेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी अज्यूम पेड एट बुक वैल्यू। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो इधर पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन अगर उस लायबिलिटी का कितना पेमेंट करना है ये सवाल में नहीं बता रखा है, सवाल चुपचाप बैठा हुआ है, तो इन दैट केस जीरो नहीं मानेंगे, ये मानेंगे कि उसको बुक वैल्यू पे पेमेंट हो रहा है। देख रहे हैं दोस्त, एसेट का रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखा है तो जीरो मान लिए, लेकिन लायबिलिटी का पेमेंट वैल्यू नहीं दिया है तो बुक वैल्यू पे मानेंगे कि पेमेंट हो रहा है। क्लियर है? ये चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ जनरल एंट्री, हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस का एक पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिए दोस्त। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस मान लीजिए फर्म बियर कर रहा है और फर्म के अकाउंट से ही पे हो रहा है तो एक अकाउंट पास कर देंगे। जैसे दोस्त, अगर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हो रहा है तो जितना एसेट है उसको रियलाइज करेंगे, जितना लायबिलिटी है उसको पेमेंट करेंगे। तो ये सब रियलाइज करने में, डिसोल्यूशन का काम करने में खर्चा पानी लगेगा कि नहीं लगेगा, उसी खर्चा को बोलेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है? अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है तो ये एक तरह का एक्सपेंस है, किसके लिए? फर्म के लिए। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। समझ में आया? अगर फर्म दे रहा है तब ये वाला एंट्री होगा। क्लियर है दोस्त? अगर फर्म के बिहाफ में कोई पार्टनर पे कर दे रहा है तो खर्चा तो फर्म का ही हुआ, मतलब रियलाइजेशन को डेबिट तो करेगा फर्म, लेकिन क्या कैश और बैंक फर्म से गया? नहीं गया, पार्टनर्स के जेबा से गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। समझ में आया दोस्त? पार्टनर्स कैपिटल मतलब जिसके थ्रू गया उसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलिए अब कुछ अदर पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, कुछ अदर पॉइंट भी है, जरा इसको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर दोस्त दो मुद्दा है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अब एक बात बताते हैं, आपका फर्म बंद हो रहा है और एसेट अब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए कि रियलाइजेशन अकाउंट में जो बैलेंस शीट में था उसी को तो ट्रांसफर किए। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, लेकिन अगर उससे कुछ पैसा आ रहा है तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, उसको रियलाइज कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट तो या देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो उसको रिकॉर्ड अपने लोग को नहीं करना है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए, रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन अगर उस एसेट से कुछ रियलाइज हो रहा है, अगर उस एसेट से कुछ रियलाइज हो रहा है तो उस रियलाइजेशन का एंट्री करना है। अगर उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का कुछ पेमेंट हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन अगर उसका कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उस पेमेंट का रिकॉर्डिंग करना है। समझ में आया? यही लिखा हुआ है, जरा पढ़ लेते हैं। Unrecorded asset are those assets which do not appear in the balance sheet given in the question. Such assets are not debited to realization account, मतलब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, but they are realized as per the instruction given in the question. जैसे सवाल बोल रहा है उसको रियलाइज वैल्यू करने के लिए उसको रियलाइज करना है। सेम टाइप का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में भी बताएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच डू नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन, सच लायबिलिटीज आर नॉट क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इसको रिकॉर्ड करके रियलाइजेशन में नहीं लिखना है, बट दे आर पेड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आया? हम जो भी मुद्दा आपको डिस्टर्ब कर सकता है दोस्त डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के केस में, सारा का सारा मुद्दा यहाँ हम आपको बता रहे हैं और एक एक करके आप देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। समझ में आया? आइए अदर पॉइंट को देख लीजिए, ये आपको सारा कुछ सवाल में मिलता है कि नहीं दोस्त? आइए जरा ये भी पढ़ लीजिए। अगर कोई प्रोविजन है, रिजर्व है, फंड है क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक एसेट, दोस्त अगर कोई आप स्पेसिफिक एसेट पे कोई फंड, रिजर्व, प्रोविजन क्रिएट कर रखे हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन उसके रिस्पेक्ट में एसेट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट उसके रिस्पेक्ट में डेटर है,
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन उसके रिस्पेक्ट में एसेट है, समझ में आया। ये इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व उसके रिस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट है, समझ में आ रहा है आपको। ये सब जैसे होता है दोस्त, ये सब क्या करते हैं जरा ध्यान से सुनिए, ये सब को लाइबिलिटी की तरह रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, बट दे आर नॉट पेड दोस्त। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एसेट के रिस्पेक्ट में बना है तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर तो करेंगे लाइबिलिटी साइड वाले में, लेकिन इसका पेमेंट नहीं करेंगे बिकॉज ये लाइबिलिटी थोड़ी ना है, समझ में आया। जैसे बिकॉज दे आर नॉट पेड बिकॉज दैट आर नॉट लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये सब जो बैलेंस शीट में दिखेगा आपको, मतलब ये सब के रिस्पेक्ट में पक्का एसेट है, समझ में आया, एसेट है। इसीलिए ये सबको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे जिधर लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसका पेमेंट नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, समझ में आया। आगे देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे एक छोटा सा पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप बना के रखे हैं और उसके रिस्पेक्ट में एसेट है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रिएट कीजिएगा, यही बताए हैं दोस्त। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली इफ इन्वेस्टमेंट अपीयरिंग इन द एसेट साइड। ये तो बता ही दें, गलत फाड़ फाड़ के बता दें कि यही पॉइंट है ऑफ द बैलेंस शीट। अदरवाइज अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बना रखे हैं आप और आपका इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रहा है बैलेंस शीट में, तो इन दैट केस ये एक रिजर्व कहलाएगा। रिजर्व तो पहले भी कहलाएगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कोई एसेट तो बैलेंस शीट में है नहीं, तो इसको अब रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करेंगे दोस्त, इट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द गिवन पीएसआर। जैसे जनरल रिजर्व पीएसआर में ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी पीएसआर में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर इसके रिस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है तब, समझ में आया। आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, छोटा छोटा पॉइंट है। इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय द एनी लाइबिलिटी, दोस्त कभी कभी क्या होता है, कोई लाइबिलिटी वाला करता क्या है कि कोई फर्म का एसेट ले लेता है, अब बोलता है ये मेरे लिए फुल सेटलमेंट हो गया, तो उसका कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। देखिए, इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय द एनी लाइबिलिटी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, नो एंट्री इज मेड फॉर सच एग्रीमेंट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन। जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई क्रेडिटर है 50,000 का और मेरे पास उसके रिस्पेक्ट में कोई संपत्ति है, मान लेते हैं 60,000 का या 50,000 का, जो भी है, उस लाइबिलिटी वाला क्या किया कि मेरा ये संपत्ति ले लिया फुल सेटलमेंट में, बोला हाँ हम इतना ले लिए अब कुछ नहीं लेंगे, बात खत्म हो गया। तो ना लाइबिलिटी को पेमेंट देने के लिए रुपया गया जेबा से और ना एसेट से रियलाइज होकर रुपया आया, कुछ नहीं आया, तो ना कैश बैंक अफेक्ट हुआ, ना पार्टनर्स कैपिटल अफेक्ट हुआ, ना पार्टनर्स का लोन अफेक्ट हुआ। तो इन दैट केस इसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय द एनी लाइबिलिटी इन देयर फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो इन दैट केस हम लोग कोई एंट्री नहीं पास करेंगे बिकॉज इससे ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। समझ में आया दोस्त? आइए चलिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व, दोस्त वही बता दें जैसे जनरल रिजर्व, पुराना पाप पुराना पुण्य वही लिखा हुआ है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सच एज अ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, credit balance of PL account, WCR are also not transferred to realization account, are also not transferred to realization account। ये कहाँ लिखा जाता है दोस्त? These are transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द गिवन पीएसआर। ये एक पुराना पुण्य है दोस्त, पुराना पुण्य हो या पाप हो, अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है, कोई रिजर्व दिख रहा है, कोई प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसको गिवन पीएसआर में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया दोस्त? आइए चलिए देखिए, अब जरा एक छोटा छोटा मुद्दा है, 5 मिनट और लगेगा, जरा देख लीजिए ध्यान से, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए दोस्त, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट एकदम बउआ टाइप का है, एकदम चोमू टाइप का है दोस्त, बिल्कुल आसान है। कैसे है ये देखिए, अगर गुडविल आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है, मतलब ये ओल्ड गुडविल दिख रहा है, इसको चुपचाप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एज एन एसेट। समझ में आया? देखिए, गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एज एनी अदर एसेट।
जैसे दूसरा एसेट है उसी के जैसे इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में। समझ में आया? अगर उससे कुछ रियलाइज होता है तो रियलाइज कर लेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे अदर एसेट रियलाइज करते हैं, ओके, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर गुडविल कोई पार्टनर लेके चला जाता है तो गुडविल तो रियलाइजेशन अकाउंट में है डेबिट साइड में, अगर कोई पार्टनर्स लेके जाता है तो इन दैट केस पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। मतलब कैश बैंक आपके पास नहीं आया, उसके बदले क्या आ गया दोस्त, पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन के डेबिट कर देंगे। समझ में आया? अगर कुछ रियलाइज वैल्यू दे रखा है तो रियलाइज करेंगे, अगर कोई बोल रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल लेके चला गया तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो मान लेंगे कि जीरो आया। समझ में आया? तो उस एसेट का रियलाइज वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है दोस्त, आइए, गुडविल नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। अगर गुडविल अपीयर नहीं हो रहा है बैलेंस शीट तो ऐसा मत करना कि अब गुडविल का वैल्यूएशन करने लगना, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, डेथ की जैसा, बिल्कुल नहीं, जरूरत क्या है, फर्म बंद होगा, अब कहेगा गुडविल। समझ में आए दोस्त? क्लियर है? आइए चलिए देखिए दोस्त, ट्रीटमेंट ऑफ लोन गिवन टू द फर्म। हाँ देखिए, अभी तक हम आपको बताया कि अगर कोई पार्टनर लोन दे रखा है, अगर कोई पार्टनर लोन दे रखा है फर्म को, तो फर्म का लाइबिलिटी है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके थ्रू उसका पेमेंट करेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर कोई फर्म पार्टनर को लोन दे रखा है, हम ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोले, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रखा है, मतलब फर्म ने लोन ले रखा है पार्टनर से, तो इन दैट केस उसका सेपरेट अकाउंट बना के पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर फर्म ही पार्टनर को दे रखा है तो ये तो फर्म के लिए एसेट हो गया, पैसा लेना है। समझ में आया? तो इन दैट केस पार्टनर्स लोन जो फर्म पार्टनर को लोन दे रखा है, उस पार्टनर से पैसा नहीं लेके दोस्त, या अल्टीमेटली तो उसी का है, लास्ट में तो लेना देना करना ही है पार्टनर से, जितना लेना पड़ेगा लेंगे ही, जितना देना पड़ेगा देंगे ही। तो इन दैट केस देखिए क्या करेंगे, अगर कोई फर्म पार्टनर को लोन दे रखा है तो इन दैट केस उस लोन को जो एज ए एसेट दिख रहा होगा, उस लोन को चुपचाप उस पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट कर देंगे। समझ मानेंगे कि कैपिटल का पेमेंट हो गया। समझ में आया? देखिए दोस्तों, ये देखिए, इट विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। जैसे कोई फर्म पार्टनर को लोन दे रखा है, तो ये लोन टू फर्म इज एन एसेट ऑफ द फर्म, एसेट है एक तरह से, तो मानेंगे कि इस अकाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब उसका कैपिटल ही डेबिट कर देंगे। समझ में आया दोस्त? मानेंगे कि कैपिटल का पेमेंट हो गया। समझ में आया? क्लियर है? आइए देखिए, यहां देखिए कुछ और बातें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है दोस्त, क्या बताना है, कुछ बताने लायक है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। अगर कोई एसेट फर्म ले लेता है, आप देखिए दोस्त, सारा का सारा एसेट बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में है, सारा का सारा लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में है। अगर कुछ उस एसेट से कुछ रियलाइज होता है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। लेकिन अगर उस एसेट को कोई पार्टनर लेके चला जाता है तो कैश और बैंक तो डेबिट हो नहीं पाया, तो इन दैट केस उसके कैपिटल को डेबिट कर लेंगे, मानेंगे कैपिटल का पेमेंट हो गया। समझ में आए दोस्त? अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? नोट द above entry will also be passed if the partner took over in the unrecorded liability, unrecorded asset। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी ले लेता है पार्टनर तो रियलाइज तो हुआ नहीं, पार्टनर लेके चला गया, तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया दोस्त? आगे देखिए, अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर लेके चला जाता है, अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर लेके चला जाता है तो इन दैट केस क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे एसेट लेके गया तो कैपिटल को डेबिट कर दिए, रियलाइज तो हुआ नहीं, उसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर लेके चला जाता है तो क्या उस लाइबिलिटी का पेमेंट फर्म ने किया? नहीं किया। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तब करेंगे जब फर्म उस लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा। ये लाइबिलिटी का बोझ जो है ये तो पार्टनर बोलता है ये मेरे माथे पे डाल दो, हम इस बोझ को लेने के लिए तैयार हैं। तो फर्म से तो कैश और बैंक गया नहीं, तो इन दैट केस रियलाइजेशन को डेबिट तो करेंगे लेकिन क्रेडिट कैश और बैंक नहीं करके क्रेडिट कर देंगे उसके पार्टनर्स के कैपिटल को। क्लियर है? आगे चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? नोट द अबव एंट्री विल आल्सो बी पास इफ द पार्टनर टुक ओवर इन द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, पार्टनर टुक ओवर इन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसके बाद सवाल है, कुछ दम नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल सवाल है जो ज्यादा ये सब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम अभी आपको बताए हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए
हमको लगता है कि हम आपको जितना सारा डिसोल्यूशन का मुद्दा था, जितना सारा पॉइंट था, ये सारा का सारा पॉइंट बता दिए और लास्ट में हम आपको ये बताएं कि कोई पार्टनर कोई एसेट ले लेता है तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले लेता है तो उसके पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। समझ में आए दोस्त? क्लियर है? चलिए चलिए दोस्त, ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब मुद्दा क्या है कि जितना सारा डिसोल्यूशन का पॉइंट था, जितना सारा डिस्टर्ब करता है पॉइंट, जो भी सवाल आप करते होंगे तो ये डिस्टर्ब करता होगा, इस सारा का सारा मुद्दा हम लोग खत्म कर दिए। और डिसोल्यूशन में 4 अकाउंट बनता था, रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट बेच के लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको पार्टनर्स एंजॉय करेगा। समझ में आए तो इन द गिवन पीएसआर। और इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट बनता है। ठीक है दोस्त, लास्ट में सब पेमेंट वेमेंट होके काम खत्म हो जाता है, सारा कुछ बंद हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। और ये एक वन शॉट रिवीजन था आपके लिए डिसोल्यूशन का। जितना सारा पॉइंट आपको डिस्टर्ब करता है, जितना सारा पॉइंट डिस्टर्ब कर सकता है सवाल बनाने में, और ऑब्जेक्टिव सवाल हो या सब्जेक्टिव सवाल हो, ये सारा का सारा मुद्दा आपका क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को दूसरे को शेयर भी कीजिए, सो दैट कि उनका भी कॉन्सेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म का क्लियर हो जाए। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्त।